ठंडी हवाओं से जमी पहाड़ियों के बीच एक विशाल होटल खामोशी में सोया हुआ था। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी थी, जैसे समय ने इस जगह को जमा कर रख दिया हो। इसी होटल में सर्दियों के पूरे मौसम के लिए देखरेख की नौकरी एक आदमी को मिली थी, राजीव वर्मा। कभी स्कूल का टीचर, कभी संघर्षरत लेखक और अब मजबूर पति और पिता। उसके साथ थी उसकी पत्नी प्रीति और 7 साल का बेटा आरव। होटल अंदर से बहुत पुराना था, लेकिन दीवारों पर सुनहरी पॉलिश अब भी चमक रही थी। लंबे गलियारों में बिछी लाल कालीन, हवा में तैरती सीटी जैसी आवाज और खिड़कियों से दिखता सिर्फ सफेद बर्फ का रेगिस्तान। यह जगह खूबसूरत भी थी और अजीब भी। राजीव को यहाँ आने का फायदा साफ दिख रहा था। दूर शहर से अलग थलग, कोई शोर नहीं, कोई परेशान करने वाला मेहमान नहीं, और उसे अपने अधूरे उपन्यास को खत्म करने का समय मिलेगा। लेकिन प्रीति को यह सन्नाटा काटने को दौड़ता था। वह बार बार खिड़की से बाहर देखती, जहां कभी कभार बर्फीले तूफान की सफेद दीवार बनकर चारों ओर से दुनिया को छुपा देती थी। आरव चुप था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। वह कई बार बिना वजह एक दिशा में घूरने लगता, जैसे किसी को देख रहा हो या किसी की आवाज सुन रहा हो जिसे और कोई महसूस नहीं कर पाता। एक दिन उसने धीरे से माँ से कहा, माँ, यहाँ और लोग भी हैं। प्रीति हंस पड़ी, यहाँ? बेटा, यहाँ तो हम तीनों के अलावा कोई नहीं। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उंगलियों से हवा में कुछ लिखा, जैसे अदृश्य अक्षरों को महसूस कर रहा हो। शाम को जब बर्फ और तेज हो गई, राजीव होटल का चक्कर लगाने निकला। उसे एक पुराना डाइनिंग हॉल मिला, जहां टेबल कुर्सियां करीने से लगी थीं, जैसे कल ही किसी ने डिनर किया हो। लेकिन यह तो महीनों से बंद पड़ा था। तभी पीछे से हल्की सी हंसी की आवाज आई। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। वह ठहर गया, कानों में वह हंसी अभी भी गूंज रही थी। रात को तेज हवाओं के बीच आरव अचानक चीखकर उठ बैठा, पसीने में भीगा हुआ, सांसें तेज। वो फिर से आ गया। वो लंबा आदमी, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। राजीव ने उसे गले से लगाया, बेटा, सपना था बस। लेकिन प्रीति ने महसूस किया कि राजीव की आंखों में भी डर तैर रहा है। अगले दिन होटल के एक खाली कमरे का दरवाजा खुला मिला, जबकि कल रात वह बंद था। कमरे के अंदर धूल में एक बच्चे के छोटे छोटे पदचिन्ह थे, जो धीरे धीरे दीवार तक जाते थे और वहां खत्म हो जाते थे। आरव खामोश था, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि उसने जो देखा वह असल था। राजीव अब सोचने लगा था, क्या यह होटल वाकई खाली है, या यहाँ कोई और भी है जो सिर्फ उनका इंतजार कर रहा है। सर्दियों की पकड़ अब और भी कस चुकी थी। चारों तरफ बर्फ की मोटी परत, ठंडी हवा की सीटी और आसमान में लटकते बादल, जो मानो नीचे झुककर होटल की छत को छूने की कोशिश कर रहे हों। बाहर की दुनिया से उनका संपर्क लगभग टूट चुका था। न सड़कें साफ, न फोन लाइनें चालू। राजीव अब दिन का ज्यादातर समय पुराने डाइनिंग हॉल या लाइब्रेरी में बिताने लगा था। मोटी किताबों में सर झुकाए वह कुछ ढूंढ रहा था, कभी होटल का इतिहास, कभी यहाँ होने वाली पुरानी घटनाओं का जिक्र। किताबों में कुछ अजीब दस्तावेज थे, काली सफेद तस्वीरें, जिनमें लोग पुरानी पोशाकों में मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक ठंडी, स्थिर चमक थी, जैसे फोटो खींचे जाने के पल से वे जीवित न हो। प्रीति को भी अब महसूस होने लगा था कि होटल में कहीं न कहीं कोई है जो दिखता नहीं, लेकिन मौजूद है। वह कई बार रसोई में बर्तन धोते समय पीछे से किसी के गुजरने का एहसास करती, पर मुड़ने पर सिर्फ खाली हवा होती। एक बार उसने दरवाजे के कांच में अपनी परछाई देखी।
लेकिन उसमें उसकी आंखें उसकी असली आंखों जैसी नहीं थीं, वे ज्यादा काली, गहरी और खाली थीं। आरव की हालत और भी अजीब थी। वह अब कई बार अकेले गलियारों में घूमता, धीरे धीरे किसी अदृश्य साथी से बातें करता। एक दिन प्रीति ने उसे कोने में खड़े देखा, ऊंट किसी से फुसफुसा रहे थे। किससे बात कर रहे हो आरव, उसने पूछा। वो कहते हैं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वरना पापा। वरना पापा क्या? आरव ने बस चुप्पी साध ली और नीचे देखने लगा। उसी रात राजीव को एक सपना आया, या शायद वह सपना नहीं था। वह डाइनिंग हॉल में बैठा था, सामने लंबी मेज जिस पर ढेरों खाने की प्लेटें, जगमगाते गिलास और हंसते हंसते बातें करते लोग थे। माहौल पुराना लेकिन बेहद शाही। एक आदमी जो होटल का पुराना बारटेंडर लगता था, उसके पास आया और बोला, सर, आपका स्वागत है। हमें पता था आप लौटेंगे, राजीव ने चौंक कर पूछा। मैं पहले कभी यहाँ आया हूँ, बारटेंडर मुस्कुराया। हम सब यहीं रहते हैं, हमेशा से, हमेशा के लिए। राजीव की नींद टूटी, लेकिन उसके हाथ में एक खाली गिलास था जिसमें शराब की गंध थी, और वह गिलास उसके कमरे की मेज पर कल रात नहीं था। सुबह होते होते उसका व्यवहार बदलने लगा। वह बिना वजह गुस्सा करने लगा, छोटी छोटी बातों पर चिल्ला देता। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई उसे अंदर से धीरे धीरे खा रहा हो। प्रीति डरने लगी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि खतरा बाहर से है या अब खतरा उनके अपने घर के मुखिया बन चुके राजीव से। और उसी दिन होटल के ऊपरी मंजिल से किसी भारी चीज के गिरने की गूंज आई। वहां कोई नहीं था, कम से कम इंसानी दुनिया का कोई नहीं। ऊपरी मंजिल से आई आवाज अभी भी प्रीति के कानों में गूंज रही थी। उसने हिम्मत करके वहां जाने की ठानी, लेकिन राजीव ने रोक दिया। जाने की जरूरत नहीं। जो वहां है उसे हमारे बारे में पहले से पता है। उसकी आवाज ठंडी थी, बिना किसी भावना के। प्रीति ने उसकी आंखों में देखा, वो अब वही आदमी नहीं रहा था जो कुछ हफ्ते पहले इस होटल में आया था। राजीव अब अक्सर अकेले गलियारों में घूमता, दीवारों से बातें करता, और कभी कभी ऐसे रुक जाता जैसे किसी अदृश्य शख्स की बातें सुन रहा हो। उसकी मुस्कान अब असली नहीं थी, बल्कि एक खिंची हुई, डरावनी मुस्कान, जैसे कोई कठपुतली के चेहरे पर पेंट कर दे। आरव और भी चुप हो गया था। उसकी ड्राइंग कॉपी में अब रंग बिरंगे फूल और आसमान नहीं, बल्कि काली स्याही से बने लंबे, बिना चेहरे वाले इंसान, खून से लथपथ गलियारे और खिड़कियों से झांकती डरावनी आंखें थीं। प्रीति को समझ आ चुका था कि ये सिर्फ बच्चे की कल्पना नहीं, ये वो चीजें थीं जो वह देख रहा था। एक शाम बर्फीला तूफान इतना तेज हो गया कि होटल की खिड़कियां जोर जोर से कांपने लगीं। बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन भीतर गलियारों में धीमी धीमी सरसराहट और फुसफुसाहट थी। प्रीति ने किचन के दरवाजे के पास से झांक कर देखा। एक परछाई, लंबी और पतली, धीमे कदमों से हॉल की ओर बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उस रात राजीव फिर से गायब हो गया। घंटों बाद वह लौटा। उसके कपड़ों पर बर्फ के धब्बे और हाथ में एक पुरानी, जंग लगी कुल्हाड़ी थी। उसने कहा, हमें यहाँ रहना चाहिए, हमेशा के लिए। प्रीति का दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ गई कि होटल अब सिर्फ राजीव के दिमाग में नहीं घुसा, बल्कि उसका मालिक बन चुका है। आरव ने माँ का हाथ पकड़कर फुसफुसाया, माँ, वो लोग कहते हैं कि अगर हम रुके तो पापा हमें भी अपने साथ रखेंगे, हमेशा के लिए। प्रीति ने तय कर लिया, अब यहाँ से निकलना होगा। लेकिन बर्फ से ढकी दुनिया, टूटी हुई सड़कें और होटल के हर कोने में फैली अदृश्य निगाहें। भागना आसान नहीं था। और ठीक तभी होटल के लाउंज से पियानो की धीमी, खुद ब खुद बजती धुन सुनाई देने लगी।
जो धीरे धीरे बदलकर चीखों में बदल गई। पियानो की चीख जैसी आवाज पूरे होटल में गूंज रही थी। दीवारें कांप रही थीं और खिड़कियों के शीशों पर बर्फ ऐसे जम रही थी जैसे किसी ने उन्हें बाहर से सील कर दिया हो। प्रीति ने आरव को कसकर अपनी गोद में लिया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा कहीं वह आवाज बाहर तक न सुनाई दे जाए। राजीव अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में मानो कोई और देख रहा था, कोई पुराना, भूखा और खतरनाक। वह कुल्हाड़ी हाथ में लिए गलियारों में घूम रहा था, होठों पर बुदबुदाहट, परिवार को एक साथ रहना चाहिए, हमेशा यहीं। प्रीति ने धीरे धीरे बैक डोर की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन बर्फ ने दरवाजा पूरी तरह जाम कर दिया था। उसने खिड़की खोली, लेकिन बाहर बस सफेद अंधापन था और उस अंधेरे में किसी के चलने की आहट, जैसे बर्फ में नंगे पैर कोई उनका इंतजार कर रहा हो। अचानक ऊपर से किसी भारी चीज के घिसटने की आवाज आई, फिर तेज कदमों की धमक। आरव ने डर से आंखें बंद कर लीं। माँ, वो ऊपर से उतर रहा है। जल्दी, प्रीति ने उसे पकड़कर स्टोर रूम में छुपा दिया। वहां अंधेरा और ठंड थी, लेकिन कम से कम कुछ देर की पनाह। बाहर गलियारे में कुल्हाड़ी के ब्लेड के जमीन पर घिसटने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कदम धीरे धीरे करीब आ रहे थे। बीच बीच में किसी और की फुसफुसाहट सुनाई देती, खत्म करो, खत्म करो। प्रीति ने सांस रोक ली। तभी दरवाजे पर जोर का प्रहार हुआ, लकड़ी चीख उठी। दूसरा प्रहार और तेज। तीसरे पर दरवाजा आधा टूट गया और दरार से राजीव की आंख दिखाई दी, ठंडी, खाली, जैसे इंसानियत का एक कण भी बाकी न हो। वह चिल्लाया, तुम भाग नहीं सकती, ये घर अब हमारा है। प्रीति ने आरव का हाथ पकड़ा और पीछे के वेंट से रेंगकर निकलने लगी। टॉर्च की हल्की रोशनी में वह संकरे रास्ते से गुजरते हुए किचन के पुराने दरवाजे तक पहुंची। लेकिन बाहर निकलते ही उसे एहसास हुआ, होटल ने उनका पीछा छोड़ा नहीं है। बर्फीली हवा में कदमों के निशान खुद ब खुद बन रहे थे, जो सीधा उनकी तरफ आ रहे थे। और तभी होटल के अंदर से राजीव की चीख गूंजी, एक ऐसी चीख जिसमें गुस्सा, पागलपन और किसी अदृश्य चीज का दर्द सब मिला हुआ था। प्रीति ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसे पता था ये खत्म नहीं हुआ है। होटल अब उनके खून में उतर चुका है और इससे भागना शायद सिर्फ एक लंबा इंतजार है, वापसी का इंतजार। बर्फीली हवा के बीच प्रीति और आरव होटल से कुछ मीटर ही दूर निकले थे कि अचानक ऐसा लगा जैसे चारों ओर का माहौल जम गया हो। हवा रुक गई, कदमों की आहट थम गई, लेकिन उनके कानों में किसी की भारी सांसें सुनाई दे रही थीं। वह आवाज पीछे नहीं बल्कि आगे से आ रही थी, सफेद धुंध के भीतर से। प्रीति ने आरव को अपने पीछे कर लिया और सावधानी से आगे बढ़ी। तभी धुंध के भीतर से दो काले धब्बे नजर आए, आंखें ठंडी, बिना पलक झपकाए, सीधा उनकी तरफ घूरती हुई आंखें। उन आंखों के नीचे एक धुंधला सा चेहरा था, लेकिन वह चेहरा इंसानी नहीं था। उस पर मुस्कान खिंची हुई थी और होंठ बर्फ की तरह नीले थे। वह आकृति एकदम चुप थी, लेकिन उसकी छाया बर्फ पर फैल रही थी, जैसे वह कई गुना बड़ी हो। आरव ने फुसफुसाकर कहा, ये वही है जो मुझे सपनों में आता था। प्रीति ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर दूसरी दिशा में दौड़ लगाई। वे होटल के पिछले हिस्से की ओर भाग रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, होटल का ढांचा बार बार बदलने लगा। जहां पहले बर्फ थी, वहां अब पुरानी लकड़ी के फर्श, गलियारे और बंद दरवाजे नजर आने लगे, जैसे होटल बाहर की दुनिया में भी उनका पीछा कर रहा हो। अचानक उनके सामने एक पुराना लकड़ी का दरवाजा आ गया। प्रीति ने बिना सोचे समझे उसे खोला और भीतर घुस गई। कमरा अंधेरा था, लेकिन उसमें हल्की सी गंध थी,
सड़ी हुई शराब और गीली मिट्टी की। रोशनी आने पर उसने देखा कि कमरे की दीवारों पर दर्जनों पुराने फोटो टंगे थे। हर फोटो में अलग अलग लोग थे, लेकिन सभी की आंखों में वही खाली ठंडी चमक थी। प्रीति की सांस रुक गई जब उसने एक फोटो में राजीव को देखा, लेकिन वह फोटो कम से कम 50 साल पुराना लग रहा था। फोटो के नीचे लिखा था स्टाफ पार्टी 1921। अचानक कमरे में दरवाजा बंद हो गया। पीछे से कुल्हाड़ी घिसटने की आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वह बहुत करीब थी। एक ठंडी हंसी गूंजी, मैंने कहा था, हम हमेशा साथ रहेंगे। प्रीति ने मुड़कर देखा, राजीव दरवाजे पर खड़ा था, कुल्हाड़ी हाथ में, चेहरा खून से लथपथ, और पीछे होटल के पुराने कर्मचारी खड़े थे, जो अब इंसान नहीं बल्कि उसी जगह के साए बन चुके थे। राजीव ने कदम आगे बढ़ाए। बर्फीली हवा अब कमरे के अंदर घुस चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि बाहर और अंदर का फर्क मिट गया है। आरव ने अचानक अपनी आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, जाओ, हमें अकेला छोड़ दो। और तभी कमरे की सारी रोशनी बुझ गई। कमरा अंधेरे में डूबा तो एक पल के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया, मानो समय थम गया हो। फिर धीरे धीरे दीवारों से फुसफुसाहट की आवाज उठी, सैकड़ों आवाजें जो अलग अलग जुबानों में कुछ बड़बड़ा रही थीं, लेकिन उनका मतलब एक ही था, रुको, हमारे साथ रुको। प्रीति ने आरव का हाथ कसकर पकड़ा, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका बेटा कांप नहीं रहा था, बल्कि उसकी सांसें स्थिर थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी एकाग्रता थी। अचानक कमरे के बीचों बीच एक हल्की सुनहरी रोशनी चमकी, जो आरव के हाथों से निकल रही थी। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ धीमे धीमे कुछ बोल रहे थे, जैसे कोई मंत्र। प्रीति को महसूस हुआ कि हवा का दबाव बदल रहा है, ठंडी लहरें पीछे हट रही थीं। राजीव ने कुल्हाड़ी उठाकर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वह रोशनी उसके करीब पहुंची, उसके चेहरे पर दर्द की एक तेज लहर दौड़ गई। वह चीख उठा और पीछे हट गया। उसके पीछे खड़े वे पुराने कर्मचारी भी पीछे की तरफ डगमगाने लगे, उनके चेहरे धुंध में घुलने लगे। प्रीति ने पहली बार समझा, आरव की शाइनिंग कोई साधारण कल्पना नहीं, बल्कि एक ताकत है जो इन आत्माओं को महसूस भी कर सकती है और उनसे टकरा भी सकती है। आरव ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और दृढ़ता थी। उसने सीधा राजीव की ओर देखा, ये मेरे पापा नहीं हैं। ये तुम हो जो उनका इस्तेमाल कर रहे हो। दीवारों पर लगे फोटो कांपने लगे, उनमें मौजूद चेहरे हिलने लगे, कुछ तो जैसे फोटो से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। राजीव एक पल के लिए लड़खड़ाया और उसके चेहरे पर मानो दो परछाइयां लड़ने लगीं, एक राजीव का असली चेहरा, दूसरी उस पर काबिज काली छाया। माँ, हमें अभी निकलना होगा, आरव ने कहा और प्रीति को दरवाजे की ओर खींचा। लेकिन दरवाजा अब गायब हो चुका था। उसकी जगह एक लंबा, अंतहीन गलियारा था, जिसके दोनों ओर पुराने कमरों के दरवाजे थे और हर दरवाजे के पीछे से धीमे धीमे ठहाके गूंज रहे थे। दूर गलियारे के अंत में एक काली आकृति खड़ी थी, लंबी, स्थिर और बिना चेहरे की। उसके हाथ धीरे धीरे उनकी ओर उठने लगे, जैसे वह उन्हें खींच रही हो। आरव की रोशनी अब कमजोर हो रही थी। वह बुदबुदाया, माँ, ये जगह मेरी ताकत को खा रही है। प्रीति ने उसे उठाया और गलियारे में दौड़ पड़ी। पीछे से कुल्हाड़ी के जमीन पर घिसटने की आवाज फिर शुरू हो चुकी थी और तभी गलियारे की सारी लाइट्स एक साथ जल उठीं और उनके सामने आ खड़ा हुआ राजीव। लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। गलियारे के बीच खड़ा राजीव अब इंसान जैसा नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, होठों पर वही खिंची हुई डरावनी मुस्कान और उसके शरीर से ठंडी धुंध निकल रही थी,
जो धीरे धीरे दीवारों पर चढ़कर पूरे गलियारे को ढक रही थी। प्रीति ने आरव को अपनी गोद में कसकर पकड़ा, लेकिन महसूस किया कि उसका शरीर और भारी होता जा रहा है, जैसे यह जगह उसकी ताकत को सोख रही हो। राजीव ने कुल्हाड़ी को जमीन पर घसीटा, उसकी आवाज गलियारे में गूंजते हुए हजारों बार दोहराई। उसने धीमी भारी आवाज में कहा, भागने की कोशिश बेकार है, ये घर अब तुम्हारा भी है। अचानक गलियारे के दोनों तरफ के दरवाजे एक एक करके खुद खुलने लगे। हर दरवाजे के पीछे अलग अलग कमरे थे। किसी में पार्टी चल रही थी, हंसते गाते लोग, लेकिन उनकी आंखें खाली और मृत। किसी में एक पुराना बाथरूम जिसमें खून से भरा टब था, किसी में बच्चे हड्डियों से खेल रहे थे। और सबसे डरावना ये था कि कुछ कमरों में प्रीति और आरव के ही जैसे नकली हमशक्ल खड़े थे, जो मुस्कुराते हुए उन्हें अंदर बुला रहे थे। आरव ने कांपती आवाज में कहा, माँ, ये होटल यादें चुराता है, इंसान के अपने चेहरे से उसे डराता है, ताकि वो हमेशा यहीं फंस जाए। प्रीति ने पीछे हटना चाहा, लेकिन राजीव ने कुल्हाड़ी हवा में घुमाई और दीवार के एक हिस्से पर मार दी। दीवार टूटते ही वहां एक छुपा हुआ कमरा दिखा। अंदर सैकड़ों पुराने फोटो, किताबें और एक बड़ी सी डायरी रखी थी। आरव की नजर डायरी पर गई। वह चीखा, माँ, ये ही इसका दिल है, होटल का राज। प्रीति ने तुरंत अंदर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने डायरी उठाई, पूरे होटल में जमीन कांपने लगी। दीवारों से काली परछाइयां बाहर निकलकर उस पर टूट पड़ी। राजीव ने जोर से चीखते हुए कुल्हाड़ी उठाई और उनकी ओर भागा। आरव ने अपनी आखिरी ताकत जुटाई। उसके हाथ से निकलती रोशनी इस बार पहले से ज्यादा तेज थी, लेकिन उसमें दर्द भी था, जैसे वह अपनी जान की आखिरी बूंद खर्च कर रहा हो। रोशनी दीवारों से टकराकर पूरे कमरे में फैल गई। काली परछाइयां पीछे हटने लगीं, लेकिन राजीव नहीं। वह रोशनी के बीच भी आगे बढ़ता रहा। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चाहत थी, उन्हें यहीं रोक लेना, हमेशा के लिए। और तभी डायरी के पन्ने खुद ब खुद जलने लगे। अंदर से एक औरत की चीख गूंजी, इतनी तेज कि दीवारें फटने लगीं। डायरी के पन्नों से उठती लपटें मानो किसी अदृश्य शक्ति से खेल रही थीं। हर पन्ना जलते हुए ऐसे मरोड़ खा रहा था जैसे वह दर्द से तड़प रहा हो। कमरे में फैली चीख अब इतनी भयानक हो चुकी थी कि कान बंद करने पर भी उसकी गूंज दिमाग के अंदर सुनाई दे रही थी। प्रीति ने डायरी को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन आग बुझने की बजाय और फैल गई। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें जलने लगीं और उनमें कैद चेहरे पीड़ा में चिल्लाने लगे। कुछ चेहरे तो तस्वीर से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए जलकर राख हो गए। आरव ने कांपते हुए कहा, माँ, ये आवाज होटल की असली मालकिन की है। उसने ही सबको यहाँ फंसाया था, और पापा को भी। राजीव अब लगभग उन पर झपटने ही वाला था। उसकी काली आंखें आग की रोशनी में और गहरी लग रही थीं, और उसकी मुस्कान में पागलपन की हदें टूट चुकी थीं। आरव की सांसें तेज थीं, उसकी रोशनी कमजोर पड़ रही थी। उसने दांत भींचते हुए कहा, अगर मैं इसे रोकना चाहता हूं तो मुझे इसके भीतर जाना होगा। प्रीति ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया, नहीं, अगर तुम वहां गए तो वापस नहीं आओगे। लेकिन राजीव ने कुल्हाड़ी उठाकर वार करने की कोशिश की। तभी आरव ने अपनी मां का हाथ छुड़ाया और सीधे जलती हुई डायरी की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने डायरी को छुआ, उसका शरीर रोशनी में बदलने लगा। एक इतनी तेज रोशनी की होटल का हर कोना, हर अंधेरा, हर छुपी हुई छाया गायब होने लगी। राजीव की चीख गूंजी। उसने अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन उसकी त्वचा से धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे उसका शरीर भी बिखरने लगा, जैसे वह कभी था ही नहीं। कमरे की दीवारें टूटने लगीं, लकड़ी की बीमें चटकने लगीं, और बाहर की बर्फ पिघलकर पानी बन रही थी।
पूरी इमारत कांप रही थी। प्रीति ने देखा आरव अब पूरी तरह रोशनी में बदल चुका है। उसकी आंखें आखिरी बार उसकी ओर देख रही थीं, उनमें एक हल्की सी मुस्कान थी और फिर वह गायब हो गया। डायरी की राख उड़कर हवा में बिखर गई और होटल की चीख अचानक थम गई। प्रीति बर्फ के बीच अकेली खड़ी थी। उसके चारों ओर सिर्फ खामोशी थी। होटल गायब हो चुका था, लेकिन बर्फ पर दूर उसे छोटे छोटे पैरों के निशान दिखाई दिए, जो कहीं दूर सफेद धुंध में खो जाते थे। बर्फ पर छोटे छोटे पैरों के निशान देखते ही प्रीति का दिल तेज धड़कने लगा। होटल तो गायब हो चुका था, लेकिन ये निशान किसी अदृश्य रास्ते की तरह उसे बुला रहे थे। ठंडी हवा में अब कोई चीख या फुसफुसाहट नहीं थी, बस एक अजीब सी खामोशी जो ज्यादा डरावनी लग रही थी। वह सावधानी से उन निशानों के पीछे पीछे चलने लगी। जितना आगे बढ़ती धुंध और गहरी होती जाती। कुछ ही देर में वह खुद को एक सुनसान मैदान में पाई, जहां बर्फ पर एक पुरानी लकड़ी की बेंच पड़ी थी। बेंच पर एक छोटा सा खिलौना रखा था, वही लकड़ी की कार जिससे आरव हमेशा खेलता था। प्रीति ने उसे उठाया, तभी पीछे से एक हल्की आवाज आई, माँ। वह पलटकर देखी, धुंध के बीच आरव खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही, लेकिन उसकी आंखों में वो सुनहरी चमक नहीं थी। चेहरा फीका था और उसके होठों पर एक अजीब सी स्थिर मुस्कान थी। आरव प्रीति उसकी तरफ भागी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, धुंध अचानक मोटी हो गई। आरव ने हल्की सी हंसी दी और बोला, अब यहाँ से जाने का मन नहीं करता, ये जगह अच्छी है। प्रीति का दिल बैठ गया। उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर का मैदान बदल रहा है, बर्फ की जगह फिर वही पुराने होटल का फर्श और दूर दूर तक वही अनंत गलियारे। आरव ने धीरे से कहा, माँ, होटल खत्म नहीं हुआ, वो सिर्फ नई शुरुआत कर रहा है। अचानक उसके पीछे एक परछाई उभरी, वही बिना चेहरे वाली काली आकृति जो गलियारे के अंत में दिखी थी। इस बार वह पास आ चुकी थी और उसके हाथ सीधे आरव के कंधों पर थे। प्रीति चीखी, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन पिघलने लगी। वह बर्फ में धंसने लगी और चारों ओर से वही पुरानी फुसफुसाहट गूंजने लगी, हमेशा के लिए। आरव की मुस्कान आखिरी बार दिखाई दी और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब प्रीति ने आंखें खोलीं, वह खुद होटल के एक पुराने कमरे में थी और दीवार पर एक नई तस्वीर लगी थी, जिसमें वह और आरव साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे। 1925 की तारीख के साथ कमरे में हल्की सी मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमा रही थी। प्रीति तस्वीर में खुद को देखती रही, उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में एक ठंडी खाली नजर, जैसे वह अब वही इंसान नहीं रही जो कभी थी। कमरे के बाहर गलियारे में पुराने लकड़ी के फर्श पर धीमे धीमे कदमों की आवाज गूंजने लगी। आवाज पास आती गई और दरवाजे के नीचे से धुंध भीतर घुसने लगी। प्रीति ने चारों ओर देखा, अब यहाँ कोई खिड़की नहीं थी, कोई रास्ता नहीं, बस चार दीवारें और दरवाजा। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुला और बाहर वही पुराने होटल का लॉबी था, बिल्कुल वैसा जैसा पहली बार उसने देखा था, जैसे कुछ बदला ही न हो। लॉबी में गोल मेज के पास कुछ लोग बैठे थे, सभी पुराने जमाने के कपड़ों में, सभी के चेहरे पीले और आंखें खोखली। लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रीति को देखा, उनके चेहरे पर एक साथ मुस्कान फैल गई। उनमें से एक बूढ़ी औरत ने कहा, नए मेहमानों का स्वागत है, हम सब यहाँ लंबे समय से हैं और अब तुम भी यहीं रहोगी। प्रीति ने पीछे मुड़कर देखा, आरव उसके पीछे खड़ा था, लेकिन अब वह एकदम शांत था, उसकी आंखें बिल्कुल काली, होठों पर धीमी सी मुस्कान। उसने फुसफुसाया, माँ, अब डरने की जरूरत नहीं, डर अब हमारा है।
जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर प्रीति का हाथ पकड़ा, उसकी पूरी देह में एक ठंडा झटका दौड़ गया। कमरा बदलने लगा, दीवारों पर नई तस्वीरें उभरने लगी। तस्वीरों में अलग अलग लोग, अलग अलग समय, लेकिन सबकी आंखें एक जैसी, खाली और जीवित न होने वाली। सबसे आखिरी तस्वीर में प्रीति, आरव और राजीव एक साथ खड़े थे। पृष्ठभूमि में होटल का विशाल दरवाजा और नीचे लिखा था, ओवरलुक होटल, हमारे साथ हमेशा। लॉबी में पुराना पियानो अपने आप बजने लगा, वही धुन जो पहली रात गूंज रही थी। बाहर बर्फ गिर रही थी, होटल की खिड़कियों से पीली रोशनी झलक रही थी और दूर कहीं हवा में वही पुरानी फुसफुसाहट तैर रही थी। दरवाजा कभी बंद नहीं होता। कहानी खत्म।